तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और हुकूमत ये समझती है कि जितना बुरा वक्त था वो गुजर गया और अब बेहतरी का सफ़र शुरू हो गया है। सूरत हाल अब बेहतरी की तरफ जाएगी, मईशत में बेहतरी आएगी और अब इसके इशारे भी नज़र आ रहे हैं कि मईशत में 2 साल की बुरी कारकर्दगी के बाद यहाँ से बेहतरी आएगी। जुलाई के महीने में कंज्यूमर डिमांड में इजाफा हुआ है, इंडस्ट्री का पहिया फिर से चलना शुरू हुआ है, टैक्स महसूलात में बेहतरी है। मगर इन 2 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही, इसका जायजा लेते हैं। मुआशी कारकर्दगी का, खारजा पॉलिसी का, गवर्नेंस का और एहतसाब का, जिसके हवाले से आज हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज था मईशत की बहाली। सबसे पहले उस पर बात करते हैं। हुकूमत में आते ही गुज़िश्ता हुकूमत की कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बुरी बताई। अपनी कारकर्दगी का मवाजना गुज़िश्ता हुकूमत के पहले साल से और कभी उसके आखिरी साल से किया। फिर अब तहरीक इंसाफ अपने दूसरे साल का मवाजना अपने ही पहले साल से करके बेहतरी बता रही है। तीसरे साल में दाखिल हो गई है तो पिछले दूसरे साल से मवाजना कर रही है, ना कि गुज़िश्ता हुकूमत से मवाजना कर रही है। आपके सामने मवाजना रखते हैं। जब नून लीग की हुकूमत आई तो तरक्की की शरह यानी जीडीपी ग्रोथ 2012 और 13 में 3.7% थी। फिर ये बढ़कर 2013 और 14 में 4.05 हो गई। फिर नून लीग के दूसरे साल में 4.04 रही और इसके बाद नून लीग के आखिरी साल यानी 2017 और 18 में ये बढ़कर 5.5% हो गई। मगर फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पहले साल में जीडीपी ग्रोथ यानी तरक्की की शरह 1.9% हो गई और फिर अगले साल में -0.5% हो गई और इम्कानात हैं कि फाइनल नंबर में -1 से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी तरक्की 2 साल में नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री भी मुसलसल 2 सालों तक मनफी रही। हालांकि नून लीग के पहले साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5.46% का इजाफा हुआ, फिर दूसरे साल में 3.3% का इजाफा हुआ। मगर तहरीक इंसाफ के पहले साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री की में कमी आई और ये -3.6% हो गई। दूसरे साल में ये मजीद कम होकर 10.2% गिर गई, -10.2%। पहली दफ़ा हुआ कि मुसलसल 2 साल इंडस्ट्री तरक्की के बजाय सुकड़ती चली गई। अब जायज़ा लेते हैं टैक्स वसूली का, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि वो इक़्तिदार में आकर 8,000 अरब रुपए जमा करके दिखाएंगे। मुश्किल से अभी क्या 3,000 अरब रुपया हमारा टैक्स का रेवेन्यू है। 20 करोड़ लोगों का टोटल टैक्स का रेवेन्यू 3,000 अरब रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन ख़त्म करके, सिर्फ और सिर्फ FBR के अंदर रिफॉर्म्स करके, इसको ऑटोनमस अदारा बना के, ऊपर तकड़ा एक लीडरशिप दे के, डीपोलिटिसाइज करके, इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करना। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने कितना टैक्स जमा किया। नून लीग की हुकूमत अपने पहले साल में टैक्स रेवेन्यू 1,946 अरब रुपए से बढ़ाकर 2,255 अरब रुपए पर ले गई, यानी 16% का इजाफा किया। फिर दूसरे साल में 2,590 अरब रुपए पर ले गई और आखिरी साल में नून लीग ने 3,842 अरब रुपए इकट्ठा किया, यानी 5 साल में टैक्स दुगना कर दिया। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में टैक्स आमदनी में 0.4% की कमी हो गई। 3,829 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। इसी तरह तहरीक इंसाफ के दूसरे साल में जो टारगेट था वो 5,500 अरब रुपए का हदफ रखा गया। फिर उसमें 3 दफ़ा नज़रसानी की गई और 3,998 रुपए जमा हो सके, यानी टैक्स महसूलात वहीं खड़ी हैं जहां नून लीग ने 2 साल पहले छोड़ी। गुज़िश्ता माली साल के आखिर के 3 माह में कोरोना वायरस ने भी टैक्स महसूलात को मुतासिर किया। अब रवा माली साल के पहले महीने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा किया है। जुलाई में टैक्स वसूली का हदफ था 243 अरब रुपए, जमा हुए 300 अरब रुपए, हदफ से 57 अरब रुपए ज़्यादा। तवक्को है कि टैक्स वसूली हदफ से ज़्यादा होगी। अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। और 5 जून 2013 को जब नून लीग की हुकूमत आई तो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 19,500 था और एक साल बाद 30 जून 2014 को ये बढ़कर 29,737 हो गया, यानी 50% का पहले साल में इजाफा हुआ। जब 31 मई 2018 को नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो मार्केट 45,500 की सतह पर थी। 18 अगस्त 2018 को जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्हें मार्केट 42,450 की सतह पर मिली, गिरकर 29,672 की सतह पर चली गई। आज मार्केट 40,113 की सतह तक आ गई है। यानी आज स्टॉक मार्केट में इजाफे का हुकूमत जो क्रेडिट ले रही है वो अभी भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब हुकूमत आई थी उस सतह से 2300 पॉइंट्स नीचे है जिस पर उन्हें हुकूमत मिली थी। यानी तहरीक इंसाफ यहाँ भी अपनी हुकूमत का मवाजना अपनी ही हुकूमत से कर रही है, ना कि गुज़िश्ता हुकूमत से कर रही है। साथ ही अब बात करेंगे महंगाई की, जिससे बराह रास्त अवाम मुतासिर होती है।
जब नून लीग की हुकूमत आई तो पहले साल में महंगाई की शरह 8.4% थी, जो इन्फ्लेशन में फिर उसमें कमी आना शुरू हुई। अगले साल नून लीग के दौर में महंगाई 4.5% तक आई, फूड इन्फ्लेशन कम होकर 3.5% हो गई। मगर तहरीक इंसाफ के अपने पहले साल में महंगाई की शरह 6.8% तक गई, अगले साल 10.7% हो गई, फिर इजाफा होता चला गया। फूड इन्फ्लेशन 15% तक गई, फूड इन्फ्लेशन जनवरी में 2020 में बढ़कर 20% तक पहुंच गई। दूसरे साल में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के एदाद शुमार के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 2 साल में चीनी की कीमत 40 रुपये बढ़ चुकी है। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत 55 रुपये 59 पैसे थी और अब औसत कीमत 95 रुपये 67 पैसे हो गई है, जबकि 110 रुपये की बुलंद सतह पर भी चीनी फरोख्त हो रही है। इसी तरह आटा भी मुसलसल महंगा हो रहा है। 2 बरस में 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 232 रुपये का इजाफा हो चुका है। ये इजाफा इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी और गंदम की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया, तहकीकात का हुक्म दिया। गंदम और चीनी पर पहले तहकीकाती कमेटियां बनी, फिर चीनी पर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट भी सामने आई। फिर खुद वज़ीर आज़म ने मुसलसल खबरदार किया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। इन सब लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, आपके ऊपर पूरा इसका रियासत का आपके ऊपर पूरी कार्रवाई करके और आपको इसका सज़ा दी जाएगी जिसने भी अवाम की तकलीफ़ों से फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मगर फिर खुद वज़ीर खुराक फ़खर इमाम ने कौमी असम्बली में बताया कि पता नहीं गंदम कहाँ चली गई। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चली गई? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। ये बहुत एक अजूबा है कि आते ही ये मार्जिन्स एकदम बढ़ा दिए गए। यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, गंदम महंगी से महंगी होती चली गई, हुकूमत कुछ ना कर सकी और पता नहीं कहाँ चली गई। फिर देर से दरामद का फैसला किया। फिर चीनी के साथ भी यही हुआ, चीनी के स्टॉक तेज़ी से कम होने लगे और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया कि पंजाब में पता नहीं चीनी कहाँ चली गई। जो है तो उसमें हमने ये देखा कि हमें कोई 2-3 हफ्ते पहले रिपोर्ट्स ये भी मिली थी, पंजाब में जो स्टॉक्स थे उनका एकदम काफ़ी नीचे जाना, एक बड़ा एब्रप्ट फॉल आया था इन्वेंट्रीज में। तो वो जाहिर है कि हम उसकी तहकीकात कर भी रहे थे और कर भी रहे हैं। हमारा यही खदशा है कि ये क्रिएट किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि शुगर मिल्स इन्वॉल्व हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसमें जो शुगर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो शामिल हैं। कुछ नहीं मालूम। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका स्टॉक नहीं चेक किया गया। शुगर कमीशन ने तजवीज़ दी थी कि 1 किलो चीनी की कीमत टैक्स और मुनाफे के साथ 63 रुपये 13 पैसे बनती है। मुल्क में चीनी 110 रुपये तक पहुंच गई है। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया था कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे, मगर वफाकी वज़रा ने कहा कि पता नहीं चीनी और गंदम कहाँ चली गई। इस सूरत हाल का नतीजा ये निकला कि खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ। मुल्क में महंगाई की शरह बढ़ती चली गई। महंगाई बुलंद तरीन सतह से नीचे आई, मगर महंगाई अब तक कंट्रोल नहीं हो सकी है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने के बाद दावा किया कि वह अखराजात में कमी लाएगी, आमदनी में इजाफा करेगी, मगर सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ के पहले साल में माली खसारा 8.9% था और फिर ये दूसरे साल में 8.1% रहा, जो गुज़िश्ता 2 अदवार में नहीं हुआ कि इतना 2 सालों तक इतना बड़ा खसारा रहा हो। नून लीग को फिस्कल खसारा 8.2% मिला, उन्होंने उसे घटाकर पहले साल में 5.5% कर दिया। नून लीग के आखिर साल में 2017-18 में ये 2200 अरब यानी 6.6% था और तहरीक इंसाफ अपने पहले साल में इसे बढ़ाकर 3,445 अरब रुपए पर ले गई, जो GDP का 8.9% बनता है। दूसरे साल में 8.1% रहा, मगर 13 अगस्त को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक दूसरे साल में फिस्कल खसारा इससे भी ज़्यादा होता, 9% से भी ऊपर चला जाता, मगर 8.1% इसलिए रहा क्योंकि वज़ीर आज़म ने जो 1240 अरब रुपए का कोरोना रिलीफ फंड का ऐलान किया, उसमें से 540 अरब रुपए खर्च ही नहीं हुए। ये रिलीफ आवाम तक पहुँचाया ही नहीं गया। 770 अरब रुपए मुख्तलिफ वजारतों और हुकूमती डिपार्टमेंट्स ने अवाम और बिजनेसेस में तकसीम करने थे, मगर उसमें से सिर्फ 240 अरब रुपए ही खर्च किए जा सके। यूटिलिटी स्टोर के लिए 50 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया, मगर उसमें से 21 अरब रुपए ही खर्च हो सके, जिसकी वजह से 540 अरब रुपए बच गए और बजट खसारा जो 9.4% सोचा गया था वो 8.1% रहा। मगर इसका भी हुकूमती वज़रा ने क्रेडिट लिया कि खसारा टारगेट से कम रहा, ये बड़ी कामयाबी है। पहले साल में खसारा 8.9%, दूसरे साल में 8.1%, जो गुज़िश्ता अदवार में नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि असद उमर ने हुकूमत में आने के बाद सितंबर 2018 में बतौर वज़ीर ख़जाना जब अपना बजट दिया तो कहा
जबकि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट था। उन्होंने कहा कि नून लीग की हुकूमत ने जो टैक्स बजट में बनाया और बजट में जो टैक्स बताया उससे 350 अरब रुपए कम इकट्ठा होंगे और जो अखराजात बताए हैं उससे 250 अरब रुपए ज़्यादा खर्च होंगे। हम अगर इकदामात नहीं करेंगे तो असल में खसारा 7.2% हो जाएगा, जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसलिए हम इकदामात ले रहे हैं, वरना तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। वफाक की जो रेवेन्यूज इस बजट के अंदर शामिल किए गए थे 2018-19 में, वो कम से कम उसमें 350 अरब रुपए जो है उसमें कमी मुतवक्का है। ये 350 अरब रुपए से ज्यादा दिखाए गए रेवेन्यू जितना इस वक्त उम्मीद है वसूल होने की। इसी तरीके से जो अखराजात हैं, हमारे ख्याल में अखराजात कम से कम 250 अरब रुपए जो इस बजट में दिखाए गए थे उससे ज्यादा होंगे। इस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है, इसमें खसारा 7.2% या 2,900 अरब तक पहुंच सकता है, जो जाहिर है किसी सूरत भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इकदामात नहीं करते तो ये 2780 अरब रुपए तारीख में सबसे बड़ा खसारा होने जा रहा है। इसीलिए आज हम जो है जमा हुए हैं। उस वक्त के वजीर खजाना असद उमर ने 814 अरब रुपए की बजट एडजस्टमेंट का ऐलान किया और कहा कि अब खसारा 5.1% हो जाएगा, वरना जो नून लीग बजट देके गई थी उससे खसारा 7.2% होता, यानी 2800 अरब रुपए से कम होकर अब खसारा 1900 अरब रुपए होगा। फिर असद उमर ने बताया कि 183 अरब रुपए के नए रेवेन्यू इकदामात ले रहे हैं, जिसमें से 92 अरब रुपए बगैर किसी टैक्स के इजाफे के इकट्ठा करेंगे। मगर फिर क्या हुआ? असद उमर ने इल्जाम लगाया कि अगर हम अपना बजट न लाते तो 7.2% का तारीखी खसारा होता, क्योंकि नून लीग ने गैर हकीकी बजट दिया था। खर्चे कम होंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, खसारा 7.2% की जगह 5.1% पर लाएंगे। मगर तहरीक इंसाफ के पहले साल में खसारा हुआ 8.9%, जो कि तारीखी खसारा था। 40 साल का सबसे बड़ा खसारा हुआ, और ये इसके बावजूद हुआ कि तरक्याती बजट नून लीग के आखिरी साल से 45% कम खर्च किया गया। फिर जनवरी 2019 में असद उमर ने अपने दूसरे बजट का ऐलान किया। दूसरे मिनी बजट का ऐलान करते हुए असद उमर ने नून लीग के 2017-18 के 6.6% बजट खसारे के बारे में क्या कहा, सुनिए। बजट का खसारा जो कि अपने बनाए हुए बजट में, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया था, वो खुद इनका बनाया हुआ बजट था, उसके मुताबिक बजट का खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6% यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहां से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? वो पैसा अवाम की जेब से आता है, वो कर्जा अवाम ने अदा करना होता है। नून लीग के 6.6% खसारे पर आखिरी साल में तनकीद की और अपना कहा कि 5.1% कर दिया है, मगर हुआ 8.9%, यानी 3,400 अरब रुपए का खसारा। जाहिर असद उमर साहब ने कहा था कि वो पैसा आवाम की जेब से लिया जाएगा। महंगाई भी जो 5% से नीचे चली आ रही थी 11% तक पहुंच गई, यहाँ तक कि जनवरी में 14% तक चली गई। फिर असद उमर ने यह भी कहा कि जब तक सरमायाकारी नहीं होगी तरक्की नहीं होगी। कितनी दफ़ा जाली एदादोशुमार जाली तरक्की दिखाएंगे जाली एदादोशुमार से। जब तक सरमायाकारी नहीं होगी मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। कितनी दफा बजट में अंदर जाली आदादोशुमार से जाली ग्रोथ दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर हकीकी तरक्की चाहते हैं तो आपको सरमायाकारी बढ़ानी पड़ेगी। नून लीग पर तरक्की के जाली आदादोशुमार का इल्जाम लगाया। फिर जो असद उमर के दौर में तरक्की की शरह 3.3% दिखाई गई, वो बाद में 1.9% निकली। मईशत में सरमायाकारी बढ़ाने की बात की, वो GDP का 17.3% से घटकर 15.4% पर आ गई। और डॉक्टर हफीज शेख जो बाद में वजीर खजाना बने, उन्होंने कहा कि 3.3% जो बताया गया था उससे 1.9% पर आना, इतना बड़ा फर्क GDP की तरक्की में नहीं आना चाहिए था। पिछले साल का आपका GDP ग्रोथ को आपने रिवाइज किया 3.3 से 1.9%। मुझे दुनिया में कोई ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रिवीजन हुई हो? ये शो नहीं करता देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान। पिछला साल यानी 2018-19 का जो एस्टिमेट था GDP का, उसमें जो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की गई, इसकी तादाद जो है, इसकी जो अमाउंट है, इतनी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एक 9 महीने बाद एस्टिमेट लगा रहे हैं तो इट शुड वेरी बट नॉट बाय सच अमाउंट। आई एग्री विथ यू।
मुशीर खजाना ने माना इतनी बड़ी एडजस्टमेंट नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया गया था जाली आदाद शुमार का, इतनी बड़ी एडजस्टमेंट उस दौर में नहीं हुई जितनी तहरीक इंसाफ के पहले साल में हुई। असद उमर ने अपनी पहली बजट तकरीर में नून लीग के आखिरी साल में करेंसी में 20 रुपये की कदर कमी होने पर उसके नुकसानात भी बताए थे। 20 रुपए की कदर के अंदर कमी आ चुकी है डॉलर के मुकाबले में सिर्फ चंद माह के अंदर, और ये उस वक्त हुआ है जब ज़र मुबादला के ज़खायर हमारे 3 महीने के कवर से गिर के तकरीबन 6 या 7 हफ्ते पे आए हैं। अगर हमने फैसले ना किए, खुदा ना खास्ता अगर ये ज़खायर जो हैं मजीद गिरे और ये 6 हफ्ते 7 हफ्ते से और मजीद कमी की तरफ आए, तो उससे रुपए की कदर के ऊपर क्या असरात आ सकते हैं वो उसका अंदाजा सब लगा सकते हैं। आम इंसान की जिंदगी पे उसका असर क्या पड़ता है, ये 20 रुपए जो रुपए की कदर में कमी आ गई, इससे आम इंसान की जिंदगी पे क्या असर पड़ा। इस पे आज एक नौजवान मोटरसाइकिल में अपनी जब पेट्रोल डलाने के लिए जाएगा तो वो जो कीमत अदा करेगा उसमें तकरीबन 20 रुपए फी लीटर वो सिर्फ इस बात की अदा करेगा कि जो रुपए की कदर में कमी आ गई। आज एक घरेलू खातून अपने घर में खाना पकाने के लिए जब खूर्दनी तेल खरीदने के लिए जाती है तो वो उसके अंदर तकरीबन 20% उसकी कीमत में इजाफा सिर्फ इस बात पे हुआ है कि रुपए की कदर के अंदर जो कमी आ गई है। असल में उस वक्त तक जो रुपए की कदर में कमी हुई उसके नुकसानात बता रहे थे, मगर उसके बाद रुपया गिरता चला गया, 168 रुपये का हो गया और जाहिर है सबका खमियाजा जैसा कि वो बता रहे थे अवाम भुगत रहे हैं। मगर असद उमर ने कहा कि फौरी फैसले करने की ज़रूरत है क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर खुदा न खास्ता और गिर जाएंगे। मगर तहरीक इंसाफ पर खुद पर यह इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फौरी फैसले नहीं किए और जिसकी वजह से IMF के प्रोग्राम में जाने में डिले किया, दूसरे इदारों ने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो करेंसी थी वो मुसलसल गिरती चली गई। फिर असद उमर वज़ारत ख़जाना से अचानक हटा दिए गए। वज़ीर आज़म ने तकरीर में कहा कि जो वज़ीर मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा उसे तब्दील करके उस वज़ीर को लाऊंगा जो फ़ायदेमंद होगा। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदेमंद हो। फिर वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी दौर के डॉक्टर हफीज़ शेख को अपना मुशीर खजाना बनाया। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद ये वादा किया था कि माजी में जिन हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं उनका हिसाब लिया जाएगा। इसके लिए डेट कमीशन बनाया गया, मगर उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। और आज मुशीर खजाना ने दावा किया कि हुकूमत ने 5000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया। हमने जो कर्ज माजी की हुकूमतों ने लिए वो पिछले 2 साल में हमने 5000 अरब रुपए के माजी के लिए हुए कर्ज वापस किए। इसका भी जायजा लेते हैं। 25 जुलाई को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने 29.2 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जे लिए, जबकि 19.2 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जे वापस किए, यानी टोटल कर्जों में 10 अरब डॉलर्स का इजाफा किया। 29.2 लिए, 19.2 वापस किए। और फिर पिछले 2 दौर के सारे कर्जे ऐसा नहीं है कि सारे वापस किए, बल्कि नए कर्जे लिए। इस साल के लिए भी हुकूमत ने 15 अरब डॉलर्स के मजीद कर्जे लेने का टारगेट रखा है, जिसमें से 10 अरब डॉलर्स कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल होंगे और 5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान का कर्ज मजीद बढ़ा देंगे। यानी आइंदा जो हुकूमत आएगी, तहरीक इंसाफ ने उसे कर्जों का ज़्यादा बोझ तहरीक इंसाफ से उसको मिलेगा इस कर्ज के मुकाबले में जो तहरीक इंसाफ को मिला था। खुद हुकूमत के अपने गुज़िश्ता साल के इकनॉमिक सर्वे में दादोशुमार बताए गए जो आपके सामने रख देते हैं। 2008 में पाकिस्तान का टोटल कर्जा 6000 अरब रुपए था, जो वज़ीर आज़म बार बार बताते रहे। फिर 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई और नून लीग की हुकूमत आई तो कर्जा 14,292 अरब रुपए हो चुका था। और जब 2018 में नून लीग की हुकूमत गई तो उसमें मजीद 10,000 अरब रुपए का नून लीग ने इजाफा कर दिया था और कर्जा 24,953 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और हुकूमत के खुद अपने जारी किए गए मुआशी सर्वे के नंबर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्च 2020 तक यह कर्ज 35,207 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। यानी 5 साल में जो 10,000 अरब रुपए का इजाफा नून लीग ने किया वो 19 महीने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर चुकी है। क्योंकि रुपए की वैल्यू में गिरावट को तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता हुकूमतों पर अप्लाई करती है, इसलिए उसकी हुकूमत पर भी अप्लाई हो रहा है। एक और कर्ज का क्राइटेरिया आपके सामने रख देते हैं जो मुल्क का टोटल डेट दिखाता है, यानी मुल्क पर टोटल कर्जा कितना है, यानी हुकूमत का कर्जा, प्राइवेट सेक्टर का लिया गया कर्जा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का कर्जा सब शामिल है। यह कर्जा 2018 में 29,879 अरब रुपए था, 2019 में हो गया है 40,223 अरब रुपए और मार्च 2020 में हो गया 42,820 अरब रुपए, यानी इसमें भी 13,000 अरब रुपए का इजाफा मार्च 2020 में ही हो चुका था। इसी तरह
सर्कुलर डेट के मामले में जो गर्दिशी कर्जे हैं उसमें भी एक अजीब सूरत हाल नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, गर्दिशी कर्जे थे 1100 अरब रुपए। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दावा किया कि गर्दिशी कर्जों में कमी लाई जाएगी, बिजली की कीमतों में भी इजाफा किया और दावा किया कि 2020 दिसंबर तक इसे सिफर कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की लॉसेस, इसके लिए उमर अयूब साहब को और उनकी टीम को कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रेडिट भी दिया कि 38 बिलियन हर माह हो रहे थे, उनको 26 बिलियन किया गया है और इरादा ये है कि आने वाले साल में उसको 8 बिलियन माहाना किया जाए और 2020 दिसंबर में इसको ज़ीरो कर दिया जाए। सूरत हाल ये है कि हर माह गर्दिशी कर्जे 40 अरब रुपए से बढ़ रहे हैं और वो सर्कुलर डेट जो 1100 अरब रुपए था अब वो 2200 अरब रुपए हो गया है। अब जबकि IPPs के साथ नए मुआहदे होने जा रहे हैं तो तवक्को है कि इस गर्दिशी कर्जों में कमी आएगी और जाहिर है ये एक हुकूमत की बड़ी कामयाबी होगी। अब बात करेंगे रोजगार की। तहरीक इंसाफ ने वादा किया कि वो 1 करोड़ नौकरियां देगी, मगर 2 साल के बाद सूरत हाल ये है कि डॉक्टर हफीज़ पाशा, जिनकी राय को खुद तहरीक इंसाफ अहमियत देती है, उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ से ज़ायद लोग अपने रोजगार से महरूम हो चुके हैं। कोरोना से पहले तक तकरीबन 55 लाख हमारे मजदूर बेचारे बेरोजगार थे और कुछ इजाफा हुआ था पिछले 1.5 साल में, इसलिए कि शरह नमू बहुत कम रही। जब सनती शोबा गिरता है तो तिजारत में कमी आती है, ट्रांसपोर्ट में कमी आती है, बैंकिंग कम हो जाता है, सब कुछ लिंक्ड है। तो हमारा अंदाज़ा ये है कि अभी तक तकरीबन और 65 से 70 लाख लोग बेचारे बेरोज़गार हो चुके हैं। यानी कि इस वक्त मुल्क में अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख लोग पाकिस्तान के बेरोज़गार हो चुके हैं और खुदा न खास्ता इस बात का ख़तरा है कि और बेरोज़गारी भी हो सकती है। इसी तरह तहरीक इंसाफ का वादा था कि इक़्तिदार में आकर गुर्बत में कमी लाएंगे, मगर खुद डॉक्टर हफीज़ पाशा के मुताबिक गुर्बत की शरह 50% तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने बर वक्त मुआशी फैसले नहीं लिए, जिसका असर खारजा पॉलिसी पर भी पड़ा। आज मुशीर ख़जाना ने बताया कि हुकूमत में आए तो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल थी, बड़े फैसले किए, IMF से ताल्लुक़ बनाया, फिर वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी हमारी बात आगे बढ़ी। जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो पिछले 1 साल में आधे हो चुके और हमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा। सिचुएशन तो ये थी कि कैसे इस पुरानी कैफियत से निपटा जाए और मुल्क को फिर इस्तेहकाम दिया जाए। इसके लिए आपको पता है कि हुकूमत ने बड़े फैसले किए और IMF के साथ एक ताल्लुक़ बनाया, एक लैंडमार्क एग्रीमेंट, जिसकी वजह से फिर जो दुनिया के बड़े दूसरे अदारे थे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और हमारे दोस्त ममालिक सब आगे बढ़े और उन्होंने इस सिचुएशन में हमारी मदद की और हमने रिजर्व्स को अपने इस्तेहकाम दिया, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बढ़ाया। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो फौरी तौर पर हुकूमत IMF के प्रोग्राम में नहीं गई, जिसका नुकसान हुआ। जाहिर है हुकूमत को एक बहुत बड़े करंट अकाउंट खसारे का सामना था जो कि नून लीग के दौर से उनको मिला, मगर फौरी तौर पर फैसले करने की ज़रूरत थी। मगर खुद स्टेट बैंक की साल 2018 और 19 की मुआशी कारकर्दगी रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे और कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत को चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से पैसे लेने के लिए इन्हिसार करना पड़ा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के फैसले में ताख़ीर से गैर यकीनी की सूरत हाल रही। गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से बहुत से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तान को अपनी फाइनेंसिंग रोके रखी, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर जो माली साल 2018 में 6.4 अरब डॉलर से गिरे, उनमें 2019 में 2.5 अरब डॉलर की कमी आई। मगर बिलाखिर पाकिस्तान ने माली साल 2019 के आखिर में IMF से 6 अरब डॉलर का मुआहदा कर लिया, जिससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी इदारों की फंडिंग और कैपिटल फ्लोज में बहाली हो सकती है। और फिर ऐसा हुआ। अब सऊदी अरब ने जो 3 अरब डॉलर दिए थे उनमें से 1 अरब डॉलर वापस ले लिए हैं। अब बात करते हैं खारजा पॉलिसी की। आज वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज कश्मीर के हवाले से भी अपनी कारकर्दगी बताई। कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज होना, ये कश्मीर का मसला उतना ही पुराना है जितना पाकिस्तान है, नया नहीं है। लेकिन उसको जिस तरह बाय डिज़ाइन बैक बर्नर पे रखा गया और इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उनकी रहनुमाई में इसको इंटरनेशनलाइज किया गया, वो आपके सामने है। आज कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसको हमने इस्तेमाल न किया हो कश्मीर के नुक्ता नज़र, कश्मीरियों के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए।
जबकि वजारत खारजा की कारकर्दगी पर खुद तहरीक इंसाफ ही की वफाकी वजीर बरा इंसानी हुकूक शरी मजारी चार्जशीट पेश कर चुकी हैं। कश्मीरीज आर डाइंग एवरी डे और हम अपनी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। मैं कहती हूँ जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स किए हैं और जितना उन्होंने पूरा नैरेटिव बदला है सिंगल हैंडेडली, अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फ़र्क होते, दुनिया नोटिस ले चुकी होती। मैं आई स्टिल मेंटेन, चाहे जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, लेकिन आप तो कुछ हिले। हम तो इतने खौफजदा हो गए कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो जो यूएन कश्मीर की रिपोर्ट्स हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। शरीफ वज़ीर साहिबा ने ज़ाहिर वज़ीर आज़म को क्रेडिट दिया मगर नाकामी सारी वजारत खारजा पर डाल दी। हालांकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, चाहे वो ब्लू एरिया में अगर CDA महंगी ज़मीन की नीलामी कर दे तो वज़ीर आज़म को क्रेडिट दे दिया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक अगर गरीब ममालिक के कर्ज़े में जो पेमेंट है उसको डिले कर दें तो वज़ीर आज़म को क्रेडिट दे दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर मुल्क में बारिशें ज़्यादा हों तो उसका भी क्रेडिट वज़ीर आज़म को दे दिया जाता है। अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। उस ज़माने में बारिशें और ज़्यादा हुई, फसलें तबाह हुई तो वज़ीर आला पंजाब ने अवाम से अपील की कि दुआ करें कि बारिशें रुक जाएं, मगर इस किस्म के बयानात वज़ीर आज़म को नुकसान पहुँचाते हैं। जिस किस्म की बयानबाजी होती है, अब नाकामी जो कश्मीर की पॉलिसी है वो वज़ारत खारजा पर डाली जा रही है। इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर है अली मीन गंडापुर साहब, उन्होंने तो जो नक्शे में तब्दीली हुई है कश्मीर के हवाले से, उस पे हवाले से कहा कि अब कश्मीर जाने से उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। नक्शे में शामिल करने से क्या हुआ? नक्शे में शामिल करने से ये हुआ कि हमने एक मैसेज दिया बेसिकली कि ये इंडियन इनलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, और ये बेसिकली उसे लिखा है हमने बीच में कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो नक्शा तो हमारा पहले भी यही था। ऐसा नहीं था, अभी हम उसको अंदर ले आए हैं। अब ऐसा है ना कि अगर ये इंसान का बच्चा रहा बना ना मोदी, तो कल अगर मैं घुस गया ना वहाँ पे तो मुझे कोई कहेगा ना कि पहले तो कह दहशतगर्द है, ये कहते थे ना। अब मैं कहूँ मैं अपने मुल्क पे हूँ भाई, जिस तरह तेरी फौज घुसी हुई है ऐसे मैं ही फिर रहा हूँ। अब मैं क्या करेंगे? अब मैं कह सकता हूँ ना, मैं फिर सकता हूँ वहाँ पे, मैं जा सकता हूँ। मकबूजा कश्मीर में आप जा सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत ख़ारजा की 2 साल कारकर्दगी बताते हुए चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी बात की। जो हमारे दरीना ताल्लुकात थे उनको एक नया रुख देने की कोशिश किया। मिसाल के तौर पे चीन आपका एक दोस्त, आजमाया हुआ दोस्त, आपकी उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है, अरसा दराज से रही है। हमने कोशिश की है कि अपने नए हालात को सामने रखते हुए उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नया जो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करें, फ्रॉम ए स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप टू एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आम बात यह है कि चीन के साथ इस वक्त तो ताल्लुकात बेहतर है और बड़ी अच्छी बात है, मगर हुकूमत में आने के बाद तहरीक इंसाफ के वुज़रा ने CPEC के मंसूबों पर तनकीद की, जिसकी वजह से चीन नाराज़ हो गया, जिसके बाद आर्मी चीफ को चीन जाना पड़ा, चीन को मनाना पड़ा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने ये बात बताई। में तो पिछली हुकूमत में एक बुनियादी फ़र्क था मौजूदा से, उन्होंने एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी CPEC को कि CPEC पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है, CPEC को आगे लेके चलेंगे, और कोई आए बाएँ शाये नहीं था। हाँ, गलतियाँ ज़रूर हुई कि छुपा के रखा या खुफिया रखा, लेकिन इन्होंने तो पहले ही बयान आ गया कि जी इस CPEC को रोक दें। एक वज़ीर ने यह भी कह दिया, कुछ ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा दिए, और फिर जनरल बाजवा को जाना पड़ा चाइना, और फिर उन्होंने रफा दफा किया, मामला डैमेज कंट्रोल किया, और अब इन्होंने आके नहीं, फिर मामला ख़राब हुए, फिर इनको जाना पड़ा, फिर रफा दफा किया। तो अब ये ना जो CPEC को ये समझते नहीं कि CPEC सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान चीन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का एक सतून है, एक महवर है। और इस वक्त आर्मी चीफ सऊदी अरब में है।
फवाद चौधरी ने भी गुज़िश्ता दिनों एतराफ़ किया और कहा कि खुद वज़ीर आज़म ने कहा है कि 6 माह में कारकर्दगी दिखानी। हमारे यहाँ जब भी आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो 2 लेग्स पे चलती है, एक अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर, दूसरी अपनी गवर्नेंस के ऊपर। अगर आप अपनी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को बैलेंस नहीं करते तो आप किसी वक्त भी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जाती हैं। और इमरान खान को एहसास भी पूरा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ये कहा कि आपके पास 5.5 महीने हैं परफॉर्म करने के लिए मिनिस्टर्स के साथ, लेकिन और उनको ये इसका मतलब ये है कि उनको पूरा एहसास है कि अभी आपके पास 6 महीने में आपने अपने आप को ऊपर लेके जाना है, तगड़ा करना है। लेकिन कैसे 6 महीने बाद क्या उन्होंने डेडलाइन मुकर्रर किया? उन्होंने ये कहा मिनिस्टर्स को कि उसके बाद जो है वो वक्त जो है वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा और दूसरी तरफ इनिशिएटिव दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पीएम को भी एहसास है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये उस तरह से। अच्छी बात यह है कि अब मईशत में बेहतर इशारे नज़र आ रहे हैं।